हाँ जी, तो विस्कोसिटी के बारे में आप लोगों ने कहा कि पानी बहाव है ना। फ्लूइडिटी के बारे में। मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है कि पानी तो बहे है? कौन सी फिल्म? यार इस फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, डायलॉग है मतलब बिहारी जबान के ना, वो पानी तो बहे है, उस जुमला कुछ ऐसा था कि क्योंकि पानी तो बहे है, किसी फिल्म का या ड्रामे का डायलॉग। पानी तो बहता है लेकिन विस्कोसिटी मतलब मॉलिक्यूल्स को ना जाने नहीं दे रहा होता, पकड़ सकता। यस सर। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं है। लेकिन ये फ्लूइडिटी का अपोजिट होता है विस्कोसिटी। वो तो है। ये इंटरनल देखो देखो देखो, फ्लूइडिटी जो तुमने बताया वो था बहे है, सही है। और विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी ये है कि बैठ मेरे पास तुझे देखता रहा, सही है। यस सर, यही है। तो ऐसे याद रख लो, चीजें मुश्किल नहीं है याद करने के लिए, आसान है, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे याद कर ले। ये नोइम साहब बेटा, आपने कल मुझे मैसेज करना था, आपने मैसेज किया नहीं मुझे वैसे। सर आपको मैं फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दूंगा, फेसबुक पे सेंड कर दूंगा। फेसबुक, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ सर। व्हाट्सएप का भी मोबाइल मेरा खराब हुआ है, तो फिर लिंक कैसे लेते हो? व्हाट्सएप अभी यूज नहीं कर रहा, तो वो भाई के मोबाइल पे है। अच्छा बेटा, मैं तो असल में जो ग्रुप है वो व्हाट्सएप पे रखता हूँ, तो आप सर जो है आपको वो नंबर सेंड कर दूंगा मैं। हाँ कर देना, ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं, ठीक है। हाँ वो मैं फेसबुक पे आपको कर दूंगा। चलो सेट हो गया। हाँ भाई, विस्कोसिटी क्या है? द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। देखो, अगर हम अपने दो हाथों को ऐसे करके आपस में रगड़ना शुरू कर दें तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी। वाई? फ्रिक्शन होगी सर फ्रिक्शन की वजह से। और उस फ्रिक्शन के की नतीजे वजह में से सर ये सारी उल्टे सीधे कांड हो जाएंगे, सही है सर। फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से हाथों में इस तरह की गर्मी सी पैदा हो जाएगी सर, सही है। अच्छा देखो, इस दुनिया की हर चीज, जब भाई किसी का माइक खुला हुआ है जिसके पीछे से शोर सहार शोर आ रहा है। सॉरी सहार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, बात कुछ ऐसी है भाई कि इस दुनिया की जब भी कोई चीज मूव करती है या मूव करना चाहती है, फिजिक्स में आ गया हूं थोड़ा सा, जब इस दुनिया की कोई चीज मूव करती है या मूव करना चाहती है, दोनों बातें कह रहा हूं, तो उसकी जो सबसे पहली और सबसे बड़ी दुश्मनी होती है वो फ्रिक्शन के साथ होती है, ठीक है। चाहे कोई चीज जमीन पे मूव करे, हवा में मूव करे, या किसी और रेफरेंस बॉडी के ऊपर मूव करे, उसको किसी ना किसी की तरफ से रुकावट का सामना जरूर होता है। उस रुकावट को हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। बस सेम यही चीज यानी कि जो फ्रिक्शन पर अप्लाई होती है, देखो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा ना यार, ऐसा थोड़ी है कि कोई सॉलिड ब्लॉक होगा तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। किसी ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, फिजिक्स में तो हम यही समझाते हैं ना, ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं बेटा, फ्रिक्शन आ गई। लेकिन वो सिर्फ ब्लॉक के लिए थोड़ी यार, वो तो हर जगह होगी। मैं समझा देता हूँ। देखो, ये एक जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन के टुकड़े के ऊपर मैंने पानी डाल दिया। अब पानी क्या कर रहा है भाई? पानी फ्लो कर रहा है, यानी ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरीके से आगे मूव कर रहे हैं जमीन के टुकड़े पर। अब पानी के इन मॉलिक्यूल्स के बीच में और जमीन के बीच में कांटेक्ट है, सरफेस कांटेक्ट। अब दे टेंड्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन, और जमीन जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तो फ्रिक्शन तो आ गई यहां पर भी, ठीक है। अब सेम यही केस कुछ इस तरीके से हो कि ये एक मान लो जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को फ्लो करना है। अच्छा, यहां पर फ्लो ना कुछ अलग तरीके से रखते हैं हम। फ्लो कुछ इस तरीके से रखते हैं कि एक मॉलिक्यूल की लेयर नहीं है, बल्कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स की।
ठीक है, अब ये मूव करना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में। ये जो बॉटम वाली लेयर है मॉलिक्यूल की, इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्राउंड के साथ है। मैं बात कर रहा हूं इस बीच की लेयर की, यानी कि ये वाली लेयर की। देखो ये जो लेयर है बीच वाली, ये मूव कर रही है इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जब हमारा एक हाथ दूसरे हाथ पे मूव करता है तो फ्रिक्शन होती है। तो जब ये मॉलिक्यूल की लेयर इस मॉलिक्यूल की लेयर पर मूव करेगी तो यहां फ्रिक्शन होगी। हाँ, जाहिर सी बात Yes, है, sir. बिल्कुल। Yes, और sir. ये जो जाहिर सी बात है यही विस्कोसिटी है। देखो यहां पर ना, यहां पर जो फ्रिक्शन है इस जगह पर, यानी कि ग्राउंड पर और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसको विस्कोसिटी नहीं कहते, ये फ्रिक्शन ही कहलाती है। ये बात मेरी बड़ी ध्यान से समझना, ये फ्रिक्शन ही कहलाएगी, ये विस्कोसिटी नहीं कहलाएगी। विस्कोसिटी क्या है? जो मॉलिक्यूल की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होती है ना, विस्कोसिटी उसे कहते हैं। देखो द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड मैंने लिखा है। मैंने ये नहीं कहा कि रेजिस्टेंस फेस व्हेन अ लिक्विड फ्लोज। अगर मैं ये कहता तो फिर जो भी रेजिस्टेंस जहां से भी आती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। सर विस्कोसिटी, मतलब हाँ बोलो बोलो। के मॉलिक्यूल, लिक्विड के मॉलिक्यूल के आपस में जो फ्रिक्शन है वो विस्कोसिटी है। हाँ बस वही, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की आपस में, किसी और चीज से नहीं। सही है? सर विस्कोसिटी को फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं ना? विस्कोसिटी को फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, बिल्कुल। फिजिक्स में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। यस सर। ठीक है, कोई सवाल इस हवाले से? सर जो हमारे हाथ का आप बता रहे हैं, हाथ को दूसरे हाथ पर करेंगे तो फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन कहलाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। और जो ये मॉलिक्यूल के ऊपर आप कह रहे हैं, मतलब जो फ्रिक्शन मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है वो विस्कोसिटी है। वो विस्कोसिटी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर फिजिक्स में तो हमने पढ़ा था द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू इट्स फ्लो। तो ये फ्लो में ही तो रुकावट है। ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्लो में ही है। देखो अगर ये एक लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, मिसाल के तौर पे रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे मूव ही नहीं कर पा रहे, तो क्या ये लिक्विड फ्लो करेगा? नहीं, कभी भी नहीं करेगा। यही तो है। बस इतना फर्क याद रखना कि जो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन होगी, यानी कि ग्राउंड के साथ मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी, उसको फ्रिक्शन कहेंगे, वो विस्कोसिटी नहीं होगी। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फ्रिक्शन है ना, वो विस्कोसिटी है। ठीक है, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं कि विस्कोसिटी को नापा तोला कैसे जाता है। अच्छा भाई, तो मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी देखनी है अब हमें। विस्कोसिटी की जो मेजरमेंट की जाती है बेटा, वो ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर से की जाती है। ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ऑस्टवाल्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने विस्कोसिटी को मेजर करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो अब अच्छा, ये जो विस्कोसिटी यहाँ पर जब भी हम विस्कोसिटी मेजर करते हैं ना, वो रिलेटिव मेजरमेंट होती है, यानी कि किसी चीज से रिलेट करते हुए करते हैं। कोई इटसेल्फ ये क्वांटिटी नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई इसकी वैल्यू बता दें। जैसे मैं एक मिसाल दूं, आप लोगों ने 9th क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, और मैं भी आगे चलकर बताऊंगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में क्या किया जाता है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जैसे कि फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की को एक वैल्यू दे दी 4। अब उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसके मुकाबले में बता दी जाती है। लाइक अगर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उसकी 4 है, उसके बाद क्लोरीन है तो सर उसकी जो होगी वो 3.9 है। लाइक उससे कम जो है सर वो ब्रोमीन की होती है, उसकी 3.8 है। सर ऑक्सीजन की उससे कम होती है सर, वो 3.5 है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो उसके मुकाबले में चीजों को मेजर कर लिया जाता है। विस्कोसिटी भी जब हम किसी लिक्विड की मेजर करते हैं तो वो भी कंपैरेटिवली मेजर होती है। ठीक है,
सर मतलब अगर किसी चीज दो की हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी ये ज्यादा या इसकी ज्यादा है? हाँ, वो फिर उसी के मुकाबले में निकाल ली जाती है। जैसे कि हमने वाटर को यहाँ पे बनाया स्टैंडर्ड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो 1.7 होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो 1.7 होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है विस्कोसिटी का? बेटा अभी भी किसी के पीछे से आवाज आ रही है, जरा सा इसको देखें। फॉर्मूला ये होता है कि भाई विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय viscosity of water is equal to density of liquid divided by density of water multiply by flow time of liquid divided by flow time of water. ये है विस्कोसिटी का फॉर्मूला। अब जैसे मेरे पास कोई लिक्विड है, XYZ कोई भी लिक्विड है, उसकी मुझे विस्कोसिटी मालूम करनी है। तो मुझे विस्कोसिटी उसकी मालूम करने के लिए इस फॉर्मूला में जितनी भी चीजें हैं उन सब की नॉलेज होना जरूरी है। तो टोटल इस फॉर्मूला में मुझे 6 चीजें नजर आ रही हैं। एक मुझे अगर पता है, एक मुझे पता करनी है, तो बाकी 5 चीजों के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो बाकी 5 चीजों की जानकारी कैसे आती है ये जरा समझ लो। ये जो ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर होता है ये कुछ इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं लाइक दिस। सर आपकी वीडियो हैंग हो रही है। हैंग हो रही है? नहीं सर, सही है। सही है। आई थिंक मेरा मसला होगा शायद। अब सही लग रही है क्या? नहीं, मेरे पास सिग्नल येलो येलो पर तो वीडियो सही आएगी, रेड पर फंसेगी। अरसलना तुम्हारा माइक नहीं चल रहा क्या? चल रहा है। लिख रही हो? मैंने सर नहीं वो लिखा। इसी ने तुमने ही लिखा है, ऑल लिख दिए, मतलब इसने ऑल कर दिया सेंड। मैंने अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। तो सर ये कैमरा हाँ, थोड़ा साइड पे मूव हो सकता है? कैमरा क्या कह रही हो? मतलब बोर्ड साइड पे दिखा दें, वो फ्लो टाइम के आगे आपने कुछ लिखा बस क्या? नहीं, फ्लो टाइम के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फ्लो टाइम लिखा हुआ है बस। सही है सर, ठीक है। सही है सर, थैंक यू। अच्छा, ये जो डिवाइस है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें करते क्या है, अब चूंकि वाटर की विस्कोसिटी हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली हुई है, तो ये एक्सपेरिमेंट वहां करते हैं जहां पर लिक्विड को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सके। अब उसमें क्या करते हैं, इस कॉलम में, एक कॉलम में हम वाटर को ऐड करते हैं और दूसरे कॉलम में हम उस लिक्विड को ऐड करते हैं जिसकी भी हमें विस्कोसिटी मालूम करनी है। वाटर ऊपर से लेकर नीचे तक आता है और यहां पर हिट करता है। हम एक स्टॉप वॉच ले लेते हैं, वाटर को जब इंसर्ट करते हैं तब टाइम स्टार्ट करते हैं, जब वाटर नीचे की तरफ आकर टकराता है हम टाइम स्टॉप कर देते हैं, टाइम पता चल जाता है। सेम यही तरीका हम इस लिक्विड के साथ करते हैं कि हम इस लिक्विड को इंसर्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट करते हैं, जब ये लिक्विड आके बॉटम पे टकराता है हम टाइम स्टॉप कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है फ्लो टाइम ऑफ लिक्विड एंड फ्लो टाइम ऑफ वाटर, दोनों का फ्लो टाइम पता चल जाता है। अब रहा सवाल डेंसिटी का, क्या कह रही हो? ये कोई डिवाइस है या टेस्ट ट्यूब है दोनों? ये टेस्ट ट्यूब की तरह ही समझ लो, डिवाइस बनाई गई है। ठीक है। फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 1 होती है स्टैंडर्ड, मतलब 0 टेम्परेचर के ऊपर हमने इसको मेजर करें तो इसकी डेंसिटी 1 आती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर पता है। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी निकालना भी कोई मसले की बात नहीं है यार। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो उस लिक्विड को नजर नहीं आ रहा, शेड पड़ रहा है शायद, तो मास अपॉन वॉल्यूम उसका फॉर्मूला होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला है भाई, लिक्विड जो भी है उस लिक्विड को तराजू पे रखकर तोलो, ठीक है, और उसने कितना लिक्विड है वो ये कैलकुलेट कर लो, यानी कि वॉल्यूम उसका कैलकुलेट कर लो। ये 2 चीजें कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा डेंसिटी उस लिक्विड की। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना भी कोई मुश्किल की बात नहीं हो गई। ठीक है,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता चल गई, डेंसिटी ऑफ वाटर पता चल गई, फ्लो टाइम दोनों का पता चल गया। अब चाहिए सिर्फ वाटर की विस्कोसिटी, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दी, 1.7 होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। विस्कोसिटी भी पता चल गई वाटर की विस्कोसिटी को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी। तो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, ये जब हम फ्लो टाइम जब हम मालूम करेंगे तो फिर वाटर जब हम इस सिलेंडर में डालेंगे, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में हाँ या फिर जार में, ये जो है हाँ सही सही। ऑस्मोल विस्कोमीटर, तो सर ये जो है हमें क्या इसका जरूरी है कि ये या साइड वाली इसकी दीवारों से वो लग के जाए लिक्विड, या फिर नहीं हम ऐसे ही डाल दें? नहीं नहीं, ऐसे ही बीच में आना चाहिए। उसकी वजह ये कि अगर अच्छा, अच्छा। साइडों से डालोगे तो फिर ये यहाँ पे साइडों पे भी तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा ना, यस सर, ये बात ठीक है ना। तो वो साइड वाली फ्रिक्शन हमें अवॉइड करनी है, वो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि उसको फ्रिक्शन कहते हैं, विस्कोसिटी नहीं कहते। ओके सर। सर वो वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डालना है। वाटर को जस्ट 0, यानी कि वाटर जब 0 होता है और तो बर्फ बनने लगता है, पता है ना आपको। यस सर, यस। तो और इसलिए और सर liquid- दूसरा वाला जैसे ही 0 का टेम्परेचर रीच करे वैसे ही इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर जाए। सर वो तो सर बर्फ दूसरा वाला लिक्विड का और भी सर ये होना लिक्विड को चाहिए ना? यस का किस क्या पर होना डालना चाहिए? है, मतलब कोई डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नहीं, लिक्विड भी 0 पर ही होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। लिक्विड मतलब भी 0 पर ही जरूरी होना है चाहिए। लिक्विड भी 0 पर ही? हाँ बेटा, हाँ। 0 जरूरी है ना, क्योंकि फिर वाटर से उसकी Yes, sir. कंपैरिजन निकाल रहे हो तो टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन 0, वाटर तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ना। हाँ इसीलिए ना, देखो जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही होती है ना तो वो 0 पर एकदम से सब बर्फ नहीं बन जाता, टाइम लगता है थोड़ा सा। तो Yes, जैसे sir. जस्ट 0 अचीव हो आप, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर जाएं। उसके अलावा आपने अगर किसी और टेम्परेचर पे विस्कोसिटी कैलकुलेट करनी है तभी सेम यही फिनोमेना यूज करते हैं, वाटर को स्टैंडर्ड बनाकर यूज करते हैं, यानी कि फिर उस वाटर को भी फिर उसी टेम्परेचर पे रखते हैं। लाइक मुझे जो है वो लिक्विड का विस्कोसिटी मालूम करनी है बट 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर वाटर भी 25 पर होना चाहिए, लिक्विड भी 25 पर होना चाहिए। लेकिन सर ये सब करने के लिए तो एक्सपेरिमेंट पहले करना होगा ना। ये सब करने के लिए क्या करना होगा? पहले फ्लो टाइम मालूम करना है, फिर उसका भी फ्लो टाइम। हाँ, डेंसिटी दोनों चीजों की पता ही है पहले से। जस्ट ये जो काम हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो टाइम मालूम करने के लिए हो रहा है। वो तो प्रैक्टिकल में ही करेंगे, है ना? हाँ, वैसे ऐसा कोई प्रैक्टिकल है नहीं तुम्हारे पास। सर हाँ, पता है। सर ये फर्स्ट टाइम हमने मतलब वाटर की विस्कोसिटी कैसे निकाली होगी? फर्स्ट टाइम वाटर की विस्कोसिटी हमने मानी थी बेटा, निकाली नहीं थी, मानी थी। मानी थी। सर अपने पास से मतलब रख ली। आज जैसे फ्लोरीन को हमने 4 मान लिया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान को। लिया। यस यस, या देखो हर चीज से फर्स्ट टाइम जो होती है ना, फर्स्ट टाइम हर चीज को माना ही जाता है। भाई 1 मीटर की लेंथ है, आप कहते हो सर 1 मीटर ये लेंथ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फर्स्ट टाइम एक ऐसी लेंथ को आपने 1 मीटर कहा होगा तभी तो दुनिया ने माना। आप Yes, sir, yes, फर्स्ट sir. टाइम में ये कहते हैं 1 मीटर है तो दुनिया इसको मानती। यस सर। ठीक है, और कोई सवाल? Yes, sir. नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं यूनिट के ऊपर बात करूंगा। ले लिया। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए विस्कोसिटी के, तो यूनिट इसका पॉइज होता है। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो क्या है? पॉइज है। पॉइज ये कॉमन यूनिट है, ये कॉमन यूनिट है। उसके अलावा इसका एक और यूनिट जो ऐसे यूनिट है वो होता है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पर मीटर भी कहते हैं इसको, और ये इसका एसआई यूनिट कहलाता है। देखो एसआई को कॉमन यूनिट से अलग रखना। एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जरूर है, बट हम जो कॉमनली विस्कोसिटी मेजर करते हैं ना वो पॉइज में मेजर करते हैं। ठीक है, पॉइजले वाज द साइंटिस्ट, पॉइजले जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, और जिसने विस्कोसिटी की इस कैलकुलेशन के ऊपर काम किया था पूरा। ठीक है, कि विस्कोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, उसने इस पे काम किया था। तो उसी को एजाज की सूरत में इस विस्कोसिटी के यूनिट को ही हम पॉइज कहने लग गए। लेकिन ऐसा यूनिट इसका ये होता है न्यूटन डॉट सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी।
ठीक है सर जी। विस्कोसिटी फिनोमेना नहीं है? मतलब विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी बेटा किसी लिक्विड की। यस सर, लेकिन ये जो आपने यूनिट वगैरह पढ़ाए हैं, हाँ ये अच्छा नहीं सर, सही, ओके सर। ठीक है। अच्छा सही। अब कुछ चीजें इसके हवाले से देखो कि एक 1 पॉइस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 पॉइस बराबर होता है बेटा 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर ग्राम। क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एक पॉइस। इसी तरीके से एक पॉइस को अक्सर और बेशतर हम सेंटी पॉइस में भी लिखते हैं, यानी कि 100 सेंटी पॉइस। एक पॉइस समटाइम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम 1000 मिली पॉइस भी कहते हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, ये सिंपल सी वही बात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये वही वाली बात हो गई दोनों। ये चीज है 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम पानी या 1 ग्राम लिक्विड कितने सेंटीमीटर के ऊपर फैल रहा है। और ये जो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, ये है जैसे ये एरिया है, ये एक सरफेस है जिसका एरिया है ये, ठीक है, मीटर में कैलकुलेट किया हुआ इस सरफेस के एरिया को। इस सरफेस पर कितनी फोर्स लगाऊंगा 1 न्यूटन फोर्स पर, ठीक है, इस सरफेस पर 1 न्यूटन फोर्स पर 1 सेकंड के दौरान पानी कोई भी लिक्विड कितना फैल जाएगा। न्यूटन डॉट सेकंड पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 न्यूटन की फोर्स अगर मैं लगाऊं 1 सेकंड में, तो वो कितने एरिया के ऊपर जो लिक्विड फैल रहा होगा, ये यूनिट इस चीज को एक्सप्लेन करती है। और जो पॉइस है वो ये कि 1 ग्राम का लिक्विड कितने सेंटीमीटर पे फैल सकता है, इसे पॉइस कहते हैं। सही है? तो ये यस दोबारा सर। क्या कह रही हो? जो आपने यूनिट वाला बताया है, दोबारा बता दें। देखो यूनिट्स वाली बात में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बेसिकली यूनिट्स को यहाँ पर ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है। देखो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर का स्क्वायर का मतलब ये है कि एक मीटर स्क्वायर का एरिया है किसी सरफेस का, ठीक है, उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी किसी लिक्विड के ऊपर, यानी कि ऐसे करके पानी को फेंका, तो 1 सेकंड में वो कितना फैल जाएगा। सही है? ये वाली ये यूनिट है। मतलब आप दिन भर सो रहे हो और आप मतलब आपकी वालदा आपसे परेशान हो कि इतना क्यों सो रही है, और कभी गुस्से में आकर वो आपके ऊपर पानी फेंके, तो वो कैसा होगा, एक गिलास में भर के पानी रहे और छपाड़ करके मुंह पे मार दिया, तो वो ऐसा होता है ना। तो ये वही वाली चीज है कि 1 न्यूटन की फोर्स ऐसे करके लगाई तो 1 सेकंड में आपका मुंह कितना गीला हो जाएगा। ये चीज आ गई बेटा ऐसा यूनिट। और इस पर ये कि आपकी वालदा ने वही पानी आपके मुंह पे मारा है, लेकिन उन्होंने पहले उसको वजन में तोला है कि नहीं, इसको 1-2 ग्राम पानी नहीं मारना है, इसको 100-200 ग्राम पानी मारना है। तो 100-200 ग्राम पानी मारना है। ग्राम? हाँ वजन है ना ये, ग्राम। तो पानी तो लीटर होना चाहिए ना सर? अरे मेरे बच्चे, तो पानी का ग्लास भर कर तुम तराजू पे वजन नहीं कर सकती क्या उसका? ठीक है उसका कर सकते हैं। तो बस वही चीज है, उसका यूनिट ठीक है वॉल्यूम में आता है, एग्री, लेकिन उसको वजन भी तो कर सकते हो ना उसका। पानी बहे है मैं मानता हूँ, लेकिन पानी तुले भी तो है, ठीक है। लेकिन ओके सर। वो ग्लास में कर रहे हैं तो ग्लास का भी तो वजन आएगा। हाँ तो बेटा ग्लास का वजन माइनस तो कर ग्लास देना का ना पहले निकालने वजन के बाद। पहले ग्लास का करो फिर पानी का करो, इतना करो ही क्यों? इतना करो यूं कि बेटा तुम्हें मूड होना है ना, तुम सो रही थी, मरियम हम भी तो परेशान थी, अच्छा ठीक है। यूनिट समझ में आ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर मिटाऊंगा, आगे चलूंगा जल्दी। आगे लिया। चलो, ओके। टाइम कम है, मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। अच्छा अब आखिरी जो टॉपिक है और इम्पोर्टेंट इसके हवाले से, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। अब जो इसके ऊपर फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं उनकी बात करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर साइज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा विस्कोसिटी से। सर वीडियो क्या हुआ, अटक रही है?
यस सर, हमारे पास तो अटक रही है। अटक नहीं रही, थोड़ी धुंधली आ रही है। हाँ ब्लर हो गई थी। खैर है, वो फोकस कर लेगा थोड़ी देर में, नहीं करे जलील तो बताना मुझे, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है भाई? पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज। तो मॉलिक्यूलर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, ये पहला फैक्टर है। अब आसान सी बात है, दो छोटे मॉलिक्यूल हैं, दो छोटे मॉलिक्यूल के दरमियान सरफेस कांटेक्ट कम होगा, और अगर दो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके दरमियान सरफेस कांटेक्ट ज्यादा होगा। जब सरफेस कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन भी कम होगी, जब सरफेस कांटेक्ट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। सिंपल है, ठीक है। आगे चलूं? यस सर। यस। अच्छा, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर शेप की। मॉलिक्यूलर शेप, अच्छा मॉलिक्यूलर शेप के ऊपर ना मैं डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता सकता। इसके लिए ये है कि इररेगुलर जो मॉलिक्यूल साइज होता है ना, इररेगुलर मॉलिक्यूलर शेप हैज हाई विस्कोसिटी। जो इररेगुलर शेप होते हैं उनकी हाई विस्कोसिटी होती है, बस ये याद रखना। क्योंकि इररेगुलर शेप के अंदर मल्टीपल कांटेक्ट एरिया हो सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर शेप के अंदर एक ही पर्टिकुलर कांटेक्ट एरिया होगा, यानी कि जैसे ये एक सर्कल है, इसके अंदर मुझे पता है कि दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो ना इतने ही रीजन में टकराएगा। अब कोई इररेगुलर शेप है मॉलिक्यूल का, वो साला जहां से जाएगा टकरा जाएगा, तो उसके अंदर इररेगुलर शेप की वजह से विस्कोसिटी ज्यादा होती है और रेगुलर शेप में विस्कोसिटी कम होती है, बस इतना याद रखना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, कोई ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी कि एक दूसरे को दूर जाने देने की सलाहियत नहीं है, सही है। तो उसमें बताओ कि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा डायरेक्टली होगी विस्कोसिटी के, यस सर, जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी। भाई, जितना ज्यादा एक दूसरे को चिपका कर एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखेंगे उतना ही मुश्किल होगा ना इनका आगे एक दूसरे से दूर जाना, सही है। यस सर। केमिस्ट्री में बेटा बहुत मतलब सारी मोहब्बत भरी कहानियां केमिस्ट्री से ही निकली हैं। जितने भी आप ड्रामे देखते हैं, ये इसको छोड़कर उसके पास चला गया, ये इसने उससे शादी कर ली, इसने उसको तलाक दे दी, पाकिस्तानी सारे ड्रामे जो हैं वो केमिस्ट्री से ही निकले हैं। बस ये कि देखने वाली आंखें होनी चाहिए, सही है। अब अगला देखो, अगला क्या है? टेम्परेचर। अब जरा बताओ, टेम्परेचर से विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्स? सर डायरेक्टली ज्यादा होगा तो इनवर्सली। कम होगी, नहीं इनवर्सली। इनवर्सली होगा। क्यों होगा इनवर्सली? जरा सुनो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दूर जाते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली विस्कोसिटी भी तो कम हो जाएगी ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, विस्कोसिटी कम है। फैक्टर समझ में आ गया? यस सर। अच्छा जी, अगला फैक्टर है डेंसिटी। अब जरा बताओ डेंसिटी की वजह से क्या रिलेशन होगा? डेंसिटी कहते हैं गाढ़ा, विस्कोसिटी की ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, सही है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। देखो, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, मैं इसको समझा देता हूं। देखो, एक बात मुझे बताओ बच्चों, 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। 5 और 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या होगा? 2 2 होगा। एक बात मुझे नजर आ रही है क्या, कि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो फ्रैक्शन में आंसर बड़ा आता है, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन में आंसर छोटा आता है, ऐसा ही है ना? ओके। यस सर। अब जरा डेंसिटी के फॉर्मूला पे वापस चलते हैं, आपको जरा डेंसिटी का फॉर्मूला दोबारा दिखाएं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? यानी कि ये ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वॉल्यूम कम होगा, ऐसा ही है। यस सर। और डेंसिटी कम होने का मतलब है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा, यस सर। सही है। अच्छा, अब तसव्वुर करो वॉल्यूम कम है, किसी लिक्विड का वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज्यादा है। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है? कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास टाइटली पैक होंगे, उनके दरमियान गैप कम होगा।
ऐसा ही है। तो ये दोबारा बताएं। देखो मैं ये कह रहा हूँ डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी के फॉर्मूला, ये वाली बात समझ में आ गई है, ये जो मैथमेटिकल sir. कैलकुलेशन की, ठीक है। अब Yes, यहाँ sir. पर डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर है, यानी कि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, उल्टा रिलेशन होगा, और डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब एक ऐसा लिक्विड है जिसकी मैं कह रहा हूँ डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, यानी Yes, कि उसमें sir. जो जगह घेरी हुई होगी वो कम जगह घेरी हुई होगी। अब देखो जगह कम घेरने का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और पार्टिकल एक दूसरे के साथ करीब करीब घुल मिल के रह रहे हैं। Yes, sir. जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ करीब करीब घुल मिल के रह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। Yes, sir. बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बताओ बेटा, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर No, आज की sir. क्लास की छुट्टी करते हैं। ले लिया। ठीक है, चलें, बाकी बात फिर आपसे Okay. इंशाल्लाह अगली क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज। Love, sir. Okay, sir. Allah Hafiz.